हेलो फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं अपने रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, लेन देनों का अभिलेखन, इसके अगले वीडियो में। अब यहाँ पे एक बात समझना, हम लोगों ने अभी तक पिछले वीडियो में किसकी बात की थी? हम लोग देख रहे थे कि कैसे डेबिट और क्रेडिट का यूज किया जाता है, नाम और जमा पक्ष में कैसे हम लोग एंट्रीज करते हैं। लेकिन जो रियलिटी है ना, उसमें हम लोग सबसे पहले हमारे पास कोई वाउचर वगैरह होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट। आपने कोई भी एंट्री की तो कैसे की, और वो एंट्री सीधे सीधे हम लोग खाता बही यानी कि लेजर में जाकर के नहीं करते हैं, उससे पहले हम लोग जर्नल में करते हैं। जर्नल किसमें करते हैं? जर्नल। तो जो वास्तव में होता है वो ऐसा होता है कि आपके पास कोई सोर्स डॉक्यूमेंट है, स्रोत प्रलेख है, उनसे आप लोग प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक, प्रारंभिक प्रविष्टि का पुस्तक का मतलब ही हो गया कि सबसे पहले आप यहाँ पर लिख रहे हो, ठीक है। पहले तो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट था, अब आपने उसको नोट करना स्टार्ट किया। तो जब सबसे पहली बार नोट करते हैं तो हम लोग जर्नल में करते हैं। किसमें करते हैं? जर्नल। जर्नल बहुत ही ज्यादा कॉमन है, इसलिए इसको जर्नल ही बोल सकते हैं। हिंदी में इसको रोजनामचा कहते हैं, आप वो भी लिख सकते हो, कोई हम समस्या की बात नहीं है। अब जर्नल जो है ना, वो हम लोगों ने पढ़ा हम लोगों ने क्या, सीधे सीधे ये इसको एनालाइज करना स्टार्ट किया था कि कोई ट्रांजेक्शन है तो किस अकाउंट में जा रहा होगा। टी अकाउंट्स की बात की थी हम लोगों ने, है ना, जिसे को लेजर अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो कौन से अकाउंट में कोई भी एंट्री है किन किन अकाउंट्स को प्रभावित कर रही है, क्यों? क्योंकि कम से कम 2 अकाउंट्स प्रभावित होते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा था। वो एक प्रैक्टिस के लिए और एक अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा था, लेकिन रियलिटी में कैसे चलेंगे? रियलिटी में पहले हम लोग इसमें करेंगे एंट्री। किसमें करेंगे? जर्नल में। और जर्नल में एंट्री के साथ ही आपको समझ में आ जाएगा। तो जर्नल में भी क्या होता है ना, एग्जैक्टली आपको समझ में आ जाएगा कि किस अकाउंट में डेबिट होगा, किस अकाउंट में क्रेडिट होगा, ठीक, और साथ में क्या क्या अमाउंट है, किस तारीख को हुआ। अभी मैं उसका प्रारूप बनाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप ये समझिए कि होता क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट आएगा, उसके बाद से आप प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक में एंट्री करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं जर्नल। और सोर्स डॉक्यूमेंट से जर्नल में एंट्री करने को, इस प्रोसेस को ही बोला जाता है जर्नलाइजिंग। क्या बोला जाता है? जर्नलाइजिंग। ये जो जर्नल है, बस उसी में आप जर्नल को जर्नलाइज करके उसी का आईएनजी जोड़ते हैं तो जर्नलाइजिंग हो गया। अच्छा, अब एक बार आपके पास जब जर्नल में आ गया तो देखो जर्नल में होता क्या, जर्नल का जो सबसे बड़ा एक ही फायदा है वो ये है कि सारे सौदे जितने भी ट्रांजेक्शन है ना, वो आपको एक ही जगह पर सब दिख जाते हैं। किस तारीख को हुआ ये भी दिख जाता है, कौन सा अकाउंट में डेबिट होगा वो भी दिख जाता है, कौन सा अकाउंट में क्रेडिट होगा वो भी दिख जाता है। हो सकता है एक ही एंट्री में कई डेबिट्स और कई क्रेडिट्स हो, तो वो सारे भी आपको दिख जाते हैं। उसके बाद से उसका विवरण भी दिख जाता है, उसका पर्टिकुलर्स बोलते हैं हम लोग कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। तो जनरल क्या है ना, पूरी इंफॉर्मेशन आपको एक जगह पर दे देता है, और इस वजह से जनरल बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार आपने जनरल बना दिया तो वहां से आप डायरेक्टली उठा उठा करके अपने अकाउंट्स में एंट्री कर देते हो। तो जब हम लोग जनरल से उठा करके अकाउंट में एंट्री कर रहे होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पोस्टिंग। उसी को हिंदी में बोलते हैं खतौनी। क्या बोलते हैं? खतौनी। तो खतौनी करने में तो बहुत आसान होता है, आपने जनरल बना लिया। अब सोचिए कि अभी तक हम लोग क्या एनालाइज कर रहे थे कि कोई एंट्री का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा किन किन अकाउंट्स पर, यही तो एनालाइज कर रहे थे। और ये एनालिसिस अब आप जनरल बनाने के टाइम पर करोगे, ठीक। तो जो हम लोगों ने सीखा उसका पूरा यूज होगा। बस वो प्रोसेस में क्या है कि पहले जर्नल आएगा, उसके बाद से फिर आप लोग जो आपका लेजर अकाउंट्स हैं, जिनको खाता बही बोलते हैं, उसमें जाकर के हम लोग एक एक इंडिविजुअल अकाउंट में एंट्री करेंगे, ठीक। अच्छा, और ये जो खाता बही होता है, लेजर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री। ये प्रधान पुस्तक मानी जाती है, मेन बुक ये मानी जाती है, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या होता है, हर अकाउंट का बैलेंस दिख जाता है, अकाउंट वाइज आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन जो हमारा प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। क्या बोलते हैं? ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। क्योंकि सबसे पहले हम लोग सोर्स डॉक्यूमेंट से इसमें एंट्री करते हैं, और इसी को हिंदी में बोल देते हैं प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक। तो हमारा यही टॉपिक है इस वीडियो का मेनली। अब इसमें देखो ऐसा होता है कि एक चीज आप समझ लो, सारे तरह के अकाउंट्स, सारे तरह की एंट्रीज अगर आप कर रहे हो और एक ही किताब में करते चले आ रहे हो तो बहुत ज्यादा भर्ती चली जाएगी। क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा भर जाएगी। और उसमें भी ऐसा होता है कि कुछ कुछ तरह के ट्रांजेक्शन हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, जो बहुत जल्दी जल्दी हो रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम अपने जो भी जर्नल है उसको सब बुक्स में डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उप पुस्तकों में विभाजन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन सारी उप पुस्तकों में बहुत ही ज्यादा क्या हो रहा होता है, ट्रांजेक्शन हो रहे होते हैं। तो एक तो उन उप बुक्स की पहले बात करो, उसके बाद से फिर आप ऊपर आओगे तो आपको समझ में आएगा। देखो, एक तो आपका रोकड़ बही हो जाता है, बहुत सारे कैश में ट्रांजेक्शन चल रहे होते हैं, ठीक है। आज के टाइम पर बैंक में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आजकल एटीएम है, पेटीएम है, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसमें आपको कैश ट्रांजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। और कोरोना के टाइम पर कैश ट्रांसफर करने से भी
कोरोना फैल सकता है, तो नहीं करना चाहिए और साथ में रिकॉर्डिंग अच्छी हो जाती है। तो कुल मिलाकर के अब बैंक से चलने लगा, लेकिन फिर भी कैश बुक जो है ना, अब ये देखो कैश अकाउंट भी एक होगा, वो आपका लेजर में आएगा। तो हम अकाउंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जर्नल के हिस्से की बात कर रहे हैं। जर्नल में वो सारी एंट्रीज जिसमें कैश का लेन देन हो रहा है उसको हम लोगों ने एक साथ बना दिया। तो जर्नल का वो हिस्सा जिसमें कैश की बात की जाएगी, नगद की बात की जाएगी, रोकड़ की बात की जाएगी, उसका एक तरफ लिख दिया, तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, वो रोकड़ बही हो जाएगा। ठीक, तो पहले तो आप इसको समझ लो। दूसरा है, रोकड़ बही को छोड़ करके बहुत सारी चीजें होती है जिसको आप खरीद रहे होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रय बही। क्रय मतलब खरीदना, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं परचेजेस। तो परचेजेस की बुक हो गई। और ऐसे आपने खरीदा है तो आप बेचोगे भी, तो बेचने वाले को हो जाता है सेल्स बुक, तो हो जाएगी विक्रय बुक। अच्छा, ये भी बहुत आसान हो गया। अब सेल्स में आपने किसी से कुछ खरीदा और आपको समझ में नहीं आया, यार ये सामान ठीक नहीं है, इसमें ये चीज ठीक नहीं है, इसकी मैंने कुछ भी हो सकता है, 50 तरह के रीजंस की वजह से आप वो सामान वापस कर सकते हो। तो होता क्या है कि बहुत सारा सामान आप वापस करते रहते हो जिसकी फ्रिक्वेंसी भी काफी अच्छी होती है। इस वजह से हम लोग नॉर्मली क्रय वापसी बही भी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्रय वापसी बही। इसी को हम लोग बोल देते हैं परचेजेस रिटर्न बुक। क्या बोल देते हैं? परचेजेस। यही परचेजेस मैंने ऐसे लिख दिया, रिटर्न और उसके बाद से बुक आ गया। और अगर आप खुद से वापस कर रहे हो तो आप इसके लिए भी तैयार हो कि कोई ना कोई आपके यहाँ सामान खरीद के चला गया होगा, वो भी आप करके वापस करेगा कि नहीं, ये भी भाई साहब आप रख लीजिए, ये नहीं चाहिए, कुछ भी हो सकता है। तो जो सेल्स आपने की थी उसमें से भी रिटर्न मिल जाता है, तो क्या हो जाता है? क्रय वापसी, सेल्स, सॉरी विक्रय वापसी। विक्रय वापसी का मतलब हो जाता है सेल्स रिटर्न बुक। अच्छा, अब होता है बुक पेबल और एक बिल्स पेबल और एक होता है बिल्स रिसीवेबल। होता है क्या इसमें? आपने बहुत सारे लोगों से उधार पे सामान खरीदा होता है, या बहुत सारे लोगों से सामान नहीं खरीदा होता, सर्विसेज ले रखी होती हैं कि हम आपको पैसा दे देंगे, ऐसा चलता है ना, बहुत सारा काम उधारी पे चलता है। तो उधार जिन लोगों से आपने ले रखा है आप उनको दे दोगे, तो क्या है, वो आप दे दोगे तो आपके लिए वो देय है, तो वो हो जाता है बिल्स पेबल। क्या हो जाता है? बिल्स पेबल। आप उसको पे करोगे, पे करने के योग्य है, तो क्या हो जाएगा? देय बिल बही। और ऐसे ही कई लोगों ने आपसे भी सामान ले रखा होगा या आपसे सेवाएं ले रखी होंगी, उनके बदले में आपको भी पैसा मिलने वाला होगा, तो उसको हम लोग बोल देते हैं बुक्स बिल्स रिसीवेबल, जो आपको रिसीव होने वाला है, प्राप्त होने वाला है। तो हिंदी में बोलते हैं प्राप्य बिल बही, वही नहीं बही। ठीक है, हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं कि हमारे जनरल का फॉर्मेट कैसा होता है, फिर अगले वीडियो में उसका उदाहरण देखेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जो समझिए सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है कि हम लोगों ने यहाँ से ये बात की थी, फिर सीरीज टेस्ट की बात की थी, और इसलिए भी किया था, प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहता है, प्लस हमारी जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें यही ऑर्डर दे रखा है, तो मैंने रिजिडिटी की वजह से इसी को एज इट इज फॉलो किया। चलिए अब देखते हैं जो हमारा जर्नल उसका प्रारूप कैसा होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब रोजनामचा जो है इसी को हम लोग इसका क्या प्रारूप होता है, कैसा दिखता है। तो बिल्कुल सिंपल है, तिथि होती है वो तिथि जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ है, जिस दिन लेन देन हुआ है, ना कि जिस दिन आप रिकॉर्ड कर रहे हो। ठीक, अच्छा, विवरण की हुआ क्या था एग्जैक्टली, लेकिन हुआ क्या था एग्जैक्टली इसके साथ साथ हम लोग वो खाते भी लिखते हैं जिसको डेबिट करना होता है और क्रेडिट करना होता है। कैसे लिखते हैं वो भी एक उदाहरण दूंगा तो आपको समझ में आएगा। पहले हम उस खाते का नाम लिखते हैं जिसको क्रेडिट करना है, एकदम कोने से स्टार्ट करते हैं और फिर यहाँ पे लिख देते हैं नाम या डेबिट। ठीक, पहले खाते का नाम लिखा और फिर यहाँ पर लिख दिया नाम, और उसके बाद से जिसको करना होता है क्रेडिट, उसमें हम थोड़ी सी जगह छोड़ते हैं, फिर उसका नाम लिखते हैं और उसके बाद से यहाँ पर कुछ नहीं लिखते, यहाँ पर क्रेडिट नहीं लिखते हैं, सिर्फ नाम में ही लिखते हैं। और ये जो प्रश्न संख्या है ये वो होता है बही की प्रश्न संख्या, जो हमारा जब हम लोग इसको बही में, खाता बही में ट्रांसफर कर रहे होंगे तो खाता बही में किस पेज पर हमारा अकाउंट है, वो अकाउंट नंबर पेज, जो पेज नंबर वो लिखना होगा। तो वो अभी नहीं करते, जब पोस्टिंग कर रहे होते हैं, जब खतौनी कर रहे होते हैं, तब ये काम किया जाता है। तो इसको हम छोड़ देते हैं जर्नलाइजिंग के टाइम पर, जब हम लोग जर्नल में काम कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद से यहाँ पर जो हमारी डेबिट की राशि होती है वो लिख देते हैं और क्रेडिट की राशि होती है वो लिख देते हैं। ठीक, हो गया। अभी इसमें एक उदाहरण आएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब इसी को बहुत ही ज्यादा ऐसा होता है कि हम लोग हिंदी में विषय पढ़ रहे होते हैं लेकिन बहुत बार जो एंट्रीज है वो इंग्लिश में कर रहे होते हैं, इसलिए मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ कैसे होता है प्रारूप। इसी को हम लोग बिल्कुल जो ये इसी को बोल देते हैं जर्नल। ठीक है, और ये तिथि हो गई, इसकी जगह पर डेट आ जाएगा। विवरण को हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर्स, और इसी हो जाता है हमारा पेज संख्या रहती है। ठीक है, एलएफ कर देते हैं, ये नाम है तो नाम की जगह आ जाता है यहाँ पर डेबिट, राशि की जगह आ जाता है अमाउंट, और रुपए तो रुपए है ही आपका, और यहाँ पे जमा में आ जाता है क्रेडिट अमाउंट, और ये आपका रुपया हो गया। बस एकदम सिंपल है। अच्छा, अब इसमें एक उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण से समझ में आता है। मान लीजिए कि आपका मतलब किसी फर्म ने, किसी कंपनी ने
30,000 रुपए का सामान खरीदा। क्या क्या? 30,000 रुपए का सामान खरीदा किसी दूसरी कंपनी से या दूसरे बिजनेस से, और उसका नाम गोविंद ट्रेडर्स है। अपनी किताब में उदाहरण दिया, उसी को देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम दिन लिखते हैं। कौन सा? तो ये मान लीजिए 2015 में खरीदा गया, और जो दिन है वो है आपका दिसंबर, महीना चल रहा है, ठीक है। मैंने माँ में हलंत लगा दिया तो गलत नहीं लिखा है, ठीक। दिसंबर, अब ये मान लीजिए 24 है। तो पहले साल लिख देते हैं, साल के सारे ट्रांजेक्शन होते चले आएंगे। उसके बाद से नॉर्मली महीना भी लिख देते हैं। फिर महीने में अलग अलग दिन का जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना, वो अलग अलग सिर्फ दिन डालते चले जाते हैं। 24 है, फिर उसके आगे का डालेंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, काल क्रमण, जो समय पहले आया वो पहले होगा ट्रांजेक्शन, जो पहले ट्रांजेक्शन किया गया उसको पहले लिखते चले आएंगे। बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, अब इसमें हुआ क्या है वास्तव में, देखो सेम चीज बनी हुई है। तो पर्टिकुलर्स में क्या हो जाएगा, अब आप सोचो कि आपको कौन सा अकाउंट डेबिट होगा। तो यहां पर हम लोगों को वही जो हम लोगों ने पहले बताया था कि वो एक नई चीज होती है, थोड़ा सा ठीक से समझना। गुड्स होता है, सामान होता है जो आप खरीद रहे हो बेचने के लिए, ठीक है, वही तो गुड्स है अपना। अब जो आपने सामान को हम लोग एक्चुअली 5 तरह के अकाउंट्स में डिवाइड करते हैं। किस में कर देते हैं? 5 तरह की चीजें हो जाती हैं। एक तो हो जाता है आपका परचेजेस। क्या हो जाता है? परचेजेस, क्रय। दूसरा हो जाता है आपका विक्रय, सेल्स। तीसरा हो जाता है क्रय वापसी। क्या हो जाता है? क्रय वापसी। चौथा हो जाता है विक्रय वापसी, अभी हम लोगों ने बात की थी। और पांचवा होता है स्टॉक। अब किसी को यह लग रहा होगा कि अगर यार हमने 30,000 रुपए का सामान खरीदा तो हमारा स्टॉक बढ़ गया, तो हम स्टॉक को परिसंपत्ति मान करके बढ़ा दें। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गुड्स को ही, सामान को ही 5 तरह से देखते हैं। तो जब आप उन 5 तरह से देखोगे तो जो स्टॉक है वो हम लोग आखिरी दिन बना रहे होते हैं। जो भी हमारा लेखा वर्ष होता है, जब हमसे पूछा जाता है तब उस दिन के लिए स्टॉक बनाते हैं। अभी हम क्या काम करते हैं, हम देखते हैं सीधे सीधे कि खरीदा गया है क्या, तो वास्तव में यहाँ पे तो 30,000 रुपए से खरीदा गया है। और अगर खरीदा गया है तो आपकी परिसंपत्ति बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है निश्चित रूप से, क्योंकि आपने कुछ खरीद लिया है। तो क्या हो गया, आपका सबसे पहले आएगा क्रय खाता, ऐसे लिखा जाएगा। एकदम कोने से स्टार्ट किया जाएगा, मतलब एकदम कोने का मतलब मैं इतना गैप लेकर के लिखता हूं, इसलिए क्रय खाता, और साथ में ये वाली जो लाइन ऐसे खींची हुई इसको खिंचा रहने दो। तो यहां पर हम लिख देंगे अपना नाम, ठीक है। अगर इंग्लिश में इसी को लिखेंगे तो लिखेंगे ऐसे, परचेजेस अकाउंट और डेबिट, DR डॉट, ठीक। ये पेज नंबर तो मैं अभी लिखना नहीं है, जब हम पोस्टिंग कर रहे होंगे अपने जर्नल से, किसमें, लेजर में, तब लिखेंगे। और यहां पर आपका कितने रुपए का खरीदा? तो 30,000 का खरीदा था, 30,000 हो गया, ठीक। अच्छा, अब यहां पे क्रेडिट तो करना नहीं है तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। लेकिन आपको पता है जितना आप डेबिट कर रहे हो उतना ही क्रेडिट हो रहा होगा। तो आपने 30,000 रुपए की अगर परिसंपत्ति बढ़ी है तो कहीं से परिसंपत्ति कम हुई होगी या फिर देनदारी बढ़ी होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारी बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग की इक्वेशन थी वो क्या थी, A=L+C। तो यहाँ पर आपका एसेट परिसंपत्ति तो बढ़ गई है, तो या तो आपका L बढ़ेगा या C बढ़ेगा, या फिर कोई दूसरी एसेट कम हो रहा होगा। समझ रहे हो? 30,000 से कोई दूसरा एसेट कम हो जाए, बढ़ जाए, इसका मतलब कुछ इसमें तो कोई परिवर्तन होने की जरूरत नहीं है। इस वाले केस में हमने उनसे उधार पर सामान खरीदा, और उनका नाम क्या है? उनका नाम है गोविंद ट्रेडर्स। तो जब गोविंद ट्रेडर्स की बात करते हैं थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देते हैं, ठीक है, थोड़ी जगह छोड़ के उसके बाद से लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, गोविंद ट्रेडर्स से। हिंदी में लिखेंगे तो से लिख देंगे, इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखते हैं टू गोविंद ट्रेडर्स। आगे बात समझ में। अब यहां पे क्रेडिट वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक। और यहां पे ये डेबिट तो हो नहीं रहा है तो यहां पर भी कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो हम यहां पर इसको 30,000 से क्रेडिट कर देंगे, ठीक। अच्छा, तुम्हारा काम हो गया? अभी नहीं हुआ, क्योंकि पर्टिकुलर्स में हम लोगों ने किस किस खाते को प्रभावित किया गया वो लिखा। पहले डेबिट वाले को लिखा, साथ में यहाँ पर डेबिट लिखा, उसके बाद से दूसरे खाते को लिखा, उसको हमने क्रेडिट कर दिया। वहां पे यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर से लिख देंगे, हिंदी है, इंग्लिश में है तो हम टू से करते हैं। फिर हम यहाँ पर ब्रैकेट में उसका विवरण लिख देते हैं। तो हम लोग हिंदी में लिखेंगे तो अपने क्या लिख देंगे, गोविंद ट्रेडर्स से 30,000 रुपए उधारी पर सामान खरीदा या सामान खरीदा। उधारी पर खरीदा तो उधारी पर खरीदा लिख देते हैं, ठीक। ये हमारा विवरण हो गया। और जैसे ही ये एंट्री खत्म होती है ना, उसके बाद हम यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं। समझ में है आपको बात? तो होगा क्या, ये लाइन नीचे चलती चली आएगी, ये वाली सारी लाइन नीचे चलती आएंगी पूरे पेज पर, पूरा चलता जाएगा पेज। और यहां पर जैसे ये खत्म हुआ वैसे सिर्फ हमने यहां पर लाइन खींची, बाकी में लाइन नहीं खींचेंगे। ऐसा नहीं है कि जो डेट है उसमें भी हम लोग लाइन खींचते हैं, बाकी सब में नहीं खींचते हैं, सिर्फ विवरण में लाइन खींच देते हैं ऐसा, ठीक। तो ये एक उदाहरण है। अब इसमें एक बात समझो, ये क्या है, बिल्कुल सिंपल ट्रांजैक्शन है। क्यों? इस ट्रांजैक्शन में एक ही अकाउंट डेबिट हो रहा है
और एक क्रेडिट हो रहा है। ठीक, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक अकाउंट आपका है वो हो गया आपका डेबिट, लेकिन 2 अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे हैं या 2 अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं। ठीक, तो वो एंट्रीज जैसे हम लोगों ने पहले किया था ना रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस में कि किसी एक लेन देन से 2 से ज्यादा अकाउंट्स को भी प्रभाव पड़ सकता है, तो बस वैसा कर देंगे। लेकिन जब डेबिट वाले अकाउंट्स होंगे उनको एक साथ लिखेंगे और उसमें यहाँ पर डेबिट लिख देंगे। बाकी जो क्रेडिट होने वाला होगा उनको फिर थोड़ा आगे जगह छोड़ने के बाद से लिख देंगे और फिर नीचे उसका डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। और जिस अकाउंट में जितना डेबिट हो रहा होगा उसका नाम उसको लिख देंगे, लाइन नहीं खींचेंगे यहाँ पर, और ऐसे इसको भी लिख देंगे। फिर पूरा जब होता चला जाएगा पूरा पेज, तो मान लीजिए यहाँ से हमारा पेज स्टार्ट हुआ होता है, यहाँ पे खत्म हो जाता, तो लास्ट में हम लोग क्या कर देते हैं, जो भी हमारा बैलेंस आता है, तो बैलेंस कहाँ पर आएगा, बैलेंस यहाँ पर आएगा, वहां पर हम लाइन खींच देते हैं और उसके लिए हम लोग लिख देते हैं कैरी फॉरवर्ड। क्या बोल देते हैं, CF लिख देते हैं। तो CF क्यों लिखते हैं, क्योंकि बैलेंस जो है आपका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। पेज खत्म हो गया तो आप अगले पेज पर ये कैरी फॉरवर्ड करोगे और अगले पेज के स्टार्टिंग में आप क्या लिखते हो, ब्रॉट फॉरवर्ड, तो BF आ जाता है। जैसे यहाँ पर CF लिखा हुआ है, C और F, ऐसे ही उसमें हम लोग B और F लिख देते हैं। तो अभी एक उदाहरण करेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा। अभी आपको जो बिल्कुल बेसिक चीज है वो समझ में आ गई, लेकिन आपको एक और चीज समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर भी हमें डिसाइड करना पड़ जाता है कि कौन सा खाता प्रभावित हो रहा होगा। ठीक, जो हम लोगों ने किया था रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस में, जब हम लोग डायरेक्टली अकाउंट की बात कर रहे थे, तो वो चीज हमारे काम में आ रही है। हालांकि जो रास्ता है वास्तव में प्रैक्टिस में वो क्या है कि पहले हम लोग जर्नल में काम करेंगे, उसके बाद से हम लोग अकाउंट्स में जाएंगे, लेकिन सेम चीज आ रही है। जो यूज की जा रही थी अल्टीमेटली जिसका प्रयोग किया जा रहा है वो एक ही बात है कि आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा अकाउंट प्रभावित हो रहा है, कितने से हो रहा है, कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको बेसिक आइडिया लगा होगा जर्नल का। अभी इसी में कुछ उदाहरण करेंगे तो आपको काफी चीजें और समझ में आएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लेकर के बताइए और सब्सक्राइब करिए चैनल, बाकी लोगों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।